यानी अगर शब्द के पूछेगा कि शब्द के बताओ कितने भेद हैं, तो क्या बताएंगे? 8 भेद है। ठीक, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक विकारी रूप में आधार पे, विकार के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है शब्द को। एक विकारी शब्द बोलते हैं इसको, एक को अविकारी शब्द बोलते हैं। और विकारी शब्द में 4 शब्द आते हैं, शब्द आते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों जो है हमारा आता है विकारी में। और अविकारी में क्या आता है? समुच्चय बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और 5वां विस्मय आदि बोधक। अब क्या है कि सबको जो है अब अलग अलग हमको पढ़ना होगा। ठीक, सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। अगर हम लोग शब्द के जो अगर हम देखेंगे किस दृष्टि से, तो शब्द के भेद की एक दृष्टि अगर हम डालें शब्द के भेद में, तो सबसे पहले शब्द को 2 भाग में बांटा जाता है। एक सार्थक शब्द बोलते हैं, एक को निरर्थक बोलते हैं। सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है उसे सार्थक बोलते हैं, और जिसका अर्थ न हो उसको हम क्या करते हैं? निरर्थक शब्द बोलते हैं। ठीक, तो सार्थक शब्द के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? सार्थक शब्द जो है उसको बांटा गया 3, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। ठीक है, कौन कौन सा है? रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे। ठीक, उत्पत्ति अब पहले देखेंगे रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। पहले देखेंगे रचना के आधार पे। रचना के आधार पे आता है हमारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़ हम पहले उसके क्या कर चुके हैं? लिखवा चुके हैं। ठीक है ना, क्या लिखवा चुके हैं? डेफिनेशन उसका लिखवा चुके हैं हम। याद है कि नहीं? डेफिनेशन लिखवाया हो ना? ठीक है, उसका मैं डेफिनेशन पहले लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो अगर पूछा जाएगा, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। पूछ देगा, बताओ कि योग रूढ़ किस शब्द के अंतर्गत आता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सार्थक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। रचना के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया है? रचना के आधार पर शब्द को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया है। अपना कॉपी आप लोग देखते रहना। तत्सम, तद्भव, विदेश और संकर, जो कि इसका भी हम उदाहरण परिभाषा भी लिखवा चुके हैं और उदाहरण भी बता चुके हैं। कौन कौन सा? पिछले क्लास में हम लोग बताया था। तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया, जो संस्कृत का हो जैसे कि तैसे प्रयोग किया जाता है, वो आप पिछले क्लास में उसको देख लेंगे। अगर जो नहीं किया होगा वो पिछले क्लास में देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। तत्सम, तद्भव, विदेश भाषा, विदेश शब्द और संकर शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। तीसरा, अर्थ के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 प्रकार से बांटा गया, जो कि हमको आगे पढ़ना है। एकार्थी शब्द जिसका एक अर्थ हो, ठीक है ना। अनेकार्थी शब्द जिसका अनेक अर्थ होता है। पर्यायवाची शब्द, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, एक ही शब्द का जो है कई वर्ड होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? पर्यायवाची शब्द। ठीक है। उसके बाद विपरीतार्थी शब्द, जिसका विपरीत अर्थ निकाला जाता है, रात को दिन, ऐसे उदाहरण बहुत विपरीतार्थी शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, विपरीतार्थी शब्द। तो अगर हम अर्थ के आधार पर देखेंगे तो 4 प्रकार का ये भी है। कौन कौन सा? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ये हम सार्थक शब्द के रचना के आधार, उत्पत्ति के आधार, अर्थ के आधार देख चुके हैं। अब देखेंगे कि हमको यौगिक रूढ़ के प्रकार नहीं दी है, रूढ़ को नहीं बांटा गया है। अब क्या बांटा गया? सिर्फ यौगिक को बांटा गया है। यौगिक को 4 प्रकार से बांटा गया है। पहला है उपसर्ग के योग। उपसर्ग आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। इस क्लास के बाद, इस ग्राफ बताने के बाद फिर उपसर्ग पढ़ाएंगे। उपसर्ग के योग से यौगिक वह शब्द बनता है। एक प्रत्यय के योग से बनता है। तीसरा बनता है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनता है। और चौथा है शब्दों के योग, यानी समास विधि से बनता है। ठीक है। मैं उदाहरण में लिखवाया था, समास विधि वाला लिखवाया था ना, याद है कि नहीं? दशानंद वाला लिखवाया था ना, समास वाला, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग के प्रत्यय से, उपसर्ग प्रत्यय दोनों और समास विधि से 4 प्रकार से हमारे यौगिक रूढ़ हो गया। अब हम इधर देखेंगे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द को हम सार्थक देख चुके हैं सब। अब निरर्थक को देखें। निरर्थक को किससे बांटा गया? निरर्थक को 2 प्रकार से बांटा गया, जो अभी मैं लिखवाया हूँ, विकारी और अविकारी। ठीक है ना।
विकारी में 4 आते हैं, विकारी में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 हैं विकारी में। अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। 8 टोटल होता है, जो कि उसको 2 भाग में बांट दिया गया है विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी। यहाँ तक शब्द के पूरी दृष्टि समझ में आ गई। शब्द के बारे में हम लोग लगभग जान चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब पहले पढ़ेंगे हम उपसर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग पढ़ेंगे। तो उपसर्ग आप लोग डाल दें, उपसर्ग के परिभाषा, उपसर्ग के परिभाषा उसको लिखो। वे शब्दांश, वे शब्दांश, कुछ ना समझ में आया तो तुरंत पूछना, ठीक है ना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आधार पर, जो किसी शब्द के आधार पर, जो किसी शब्द के आधार पर, नहीं शब्द के आधार पर नहीं, आधार काटो, शब्द के आरंभ में, ठीक है ना, शुरू में लिखा जाता है, शब्द के आरंभ में लगाकर, शब्द के शुरू में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता ला देता है, उनके अर्थ में विशेषता ला देता है, अर्थात उसके अर्थ को बदल देता है, अर्थात उसके अर्थ को बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग जब क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगकर, ठीक है ना, किसी शब्द के क्या करता है, वो पहले अगर लगा दिया जाए उसको, तो उसके शब्द के जो अर्थ है उसमें परिवर्तन ला देता है, यानी उसको बदल देता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे लिखो, जैसे लिखो, पराजय, 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 पराक्रम, पराक्रम, पराधीन, परा ध पे बड़ी धीन, पराधीन, पराधीन, पराभूत, पराभूत, इत्यादि इत्यादि। क्या क्या मैं लिखवाया? हम क्या उपसर्ग की परिभाषा पढ़ें। उपसर्ग की परिभाषा बाबू देखो क्या होता है। उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो किसी शब्द के जो अंश है, शब्दांश जिसे बोलेंगे, शब्द के अंश के पहले अगर उसका प्रयोग कर दिया जाता है, पहले प्रयोग कर दिया जाता है, तो जैसे हम जय है, जय के पहले परा लिख दिए, परा उपसर्ग है। क्या है? परा उपसर्ग है। अगर जय, जय मतलब क्या होता है? जीत होता है, जिसके जय हो, जयकार हो, ठीक है ना। उसमें जय, जय जब तक है तब तक क्या है, वो उसकी विजय दिख रही है ना शब्द से। लेकिन जैसे ही उसके पहले हम परा लगा दिए तो क्या हो गया? पराजय हो गया। क्या हो गया? पराजय हो गया उसका। यानी जैसे ही जय के पहले हम परा लगा दिए तो वह पराजय, यानी उसकी हार दिख रही है। क्या दिख रही है? शब्द से हार दिख रही है, यानी उसकी जो अर्थ है वह अर्थ को ही बदल देता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ये ध्यान रहे आप लोगों को कि कभी भी उपसर्ग पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है, बाद में नहीं लगता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को कि कभी भी उपसर्ग में क्या होता है कि पहले लगाया जाता है, बाद में नहीं लगाया जाता है, ठीक है। पराजय हो गया, पराभव हो गया, पराधीन हो गया। मतलब पराधीन मतलब क्या? किसी के अधीन होना, ठीक है। पराधीन हो गया, पराधीन अधीन मतलब होता है किसी के आश्रित, किसी पर आश्रित होना। परा लगा दें तो क्या होगा? पराधीन, यानी आश्रित किसी के नहीं होना, पराभूत, ठीक है। ऐसे करके उदाहरण जो है हमारा इसका है उपसर्ग का। आगे उपसर्ग को बहुत लिखना है। उपसर्ग हम लोग कम से कम 100-150 तो याद रहना चाहिए। ऐसे ही प्रत्यय पढ़ेंगे आगे हम लोग, तो प्रत्यय में भी क्या होता है वो आगे हम बताएंगे, डेफिनेशन तो समझाएंगे। प्रत्यय और उपसर्ग जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे प्रत्यय में क्या, उपसर्ग में क्या होता है कि पहले लगाया जाता है, प्रत्यय में बाद में लगाया जाता है शब्द के। तो वो भी क्या होता है? शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे सुंदर है, सुंदर के पहले अति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अति सुंदर हो जाएगा कि नहीं। दिन के पहले प्रति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन हो जाएगा। उपसर्ग तो है ये। अब लिखो उपसर्ग के कार्य। उपसर्ग के कार्य, उपसर्ग के 3 कार्य बताए गए हैं। उपसर्ग के कार्य लिखो।
उपसर्ग के कार्य। 3 कार्य बताए गए हैं। पहला लिखो, शब्द के अर्थ में कोई अंतर न ला पाना। शब्द के अर्थ में कोई अंतर न ला पाना। दूसरा, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। तीसरा, शब्द के मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। शब्द के मूल अर्थ में एक नई विशेषता ला देता है। विशेषता ला देता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पहला बताया हूं, शब्द के अर्थ में कोई अंतर न ला पाना। शब्द जो है, मान लो कि हम जय है, जय के अर्थ में क्या क्रम है, उसके अंतर में क्या कोई अंतर, उसके शब्द में कोई डिफरेंट थोड़ा ना पैदा कर रहा है। वो उपसर्ग कोई अंतर उसमें नहीं कर रहा है। जो शब्द लिखा हुआ है पहले से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात बाबू? ठीक। दूसरी बात कह रहा है, दूसरा कार्य क्या है उसका, कि शब्द का जो मूल अर्थ है, जैसे ही उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो मूल अर्थ को परिवर्तन कर देता है, उसको उल्टा कर देता है। ठीक है ना, परिवर्तन पूरी तरीके से वो बदल देता है। ठीक। तीसरा कह रहा है कि मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देता है। नवीन विशेषता लाना मतलब, जैसे हमने उदाहरण बताया ना, पराभूत, पराजय, पराक्रम, ठीक है ना, पराधीन, ये शब्द क्या है? ये शब्द उसकी जो है उपसर्ग लगने के बाद उसकी विशेषता, नई विशेषता लाना, ये इसका कार्य है उपसर्ग का। हमको उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गई होगी। कुछ आप लोग उपसर्ग लिख लें, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग आप लोग लिख लें। पहला लिखो अति। कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग आप लोग लिख लें, ऐसे लिखो, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग लिखो, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग लिख लो, और संस्कृत उपसर्ग लिखना उसको। संस्कृत उपसर्ग है ये, कैसा है? संस्कृत भाषा में है। ठीक। पहला लिखो अति। पहला लिखो अति। मैं इसको होमवर्क भी दिया करूंगा कि इसको प्रयोग करके 10 वर्ड 15 वर्ड लिख के लाओ। अति। अति मतलब क्या होता है? अधिक। अति। फिर लिखो अधि। मैं उसका अर्थ भी लिखवा दूंगा। अति लिखो, अधि लिखो, छोटी धी रहेगा। अति का लिखो अर्थ डैश करके लिखते जाना। अति का लिखो बाहुल्य। अति का अर्थ लिखो बाहुल्य होता है। अर्थ जानना जरूरी है ना। अधिक होता है, कॉमा लगाते लिखे, अधिक, बाहुल्य, अधिक। अधि का लिखो अर्थ, अधि मतलब होता है, अधि मतलब होता है ऊपर, ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। तीसरा लिखो अनु। अनु, छोटा नु रहेगा, अनु। अनु का लिखो पीछे, पीछे, कॉमा, साथ, और तीसरा लिख लो समान, 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 समान नहीं, समान। चौथा अप। अप, अप क्या होता है? दूर, हीनता, दूर, हीनता, विरुद्ध, दूर, हीनता, विरुद्ध। पांचवा लिखो अभी। और छोटी भी, छोटी की मात्रा रहेगा। अभी मतलब होता है, अभी मतलब होता है और सामीप्य, सामी अदप य, सामीप्य। छठवा औ मतलब होता है दूर, औ मतलब होता है दूर, दूर, नीचे, नीचे। फिर लिखो आ का होता है तक, तक, कम, और तीसरा लिख लो इधर। ये सब अर्थ हैं उसके। आठवां लिखो
उत, उत, उ त के नीचे हलंत, उत, उत का होता है ऊपर, उन्नति, ऊपर, बड़ा ऊपर, ऊपर, और ऊ आधा न त पे छोटी इति, उन्नति। नौवा लिखो, नौवा होता है अप, अप, अप मतलब होता है निकट, छोटा, निकट होता है कौमा छोटा। नौ हो गया, बस 18 19 को है, लिख लो इसको। नी, छोटी नी, 10वां नंबर। नी मतलब होता है नीचे, नीचे और भीतर, भीतर। 11 नंबर, नी, छोटी नी, नी के हाँ तो विसर्ग रहेगा, नी, नी मतलब होता है बिना, बाहर, बिना कौमा बाहर। 12 नंबर लिखे परा, अभी परा लिखा हुआ है ना, पराधीन। परा मतलब होता है पीछे, पीछे, उल्टा। 13 नंबर परी, 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 परी क्या होता है चारों ओर। 14 नंबर प्र, दिख रहा है तुम लोग ना, प्र, प्र मतलब होता है अधिक, अधिक और आगे। 15 नंबर प्रति, प्रति क्या होता है वूर, अलग, अलग नहीं होता, अलग काट देना, और विरोध, विरोध, प्रत्येक। 16 नंबर वी, छोटी वी, वी, वी क्या होता है अलग, विशेषता, अलग होता है और विशेषता होता है, अलग कौमा विशेषता। 17 नंबर सम, सम, स म में हलंत रहेगा, सम, सम का होता है पूर्ण, पूर्ण, अच्छी, अच्छी तरह, अच्छी तरह। फिर 18 नंबर लिखेंगे सु, छोटा हो का मात्रा दंती सब रहेगा, सु, सु मतलब होता है अच्छा, सुंदर। ये हमारा जो है उपसर्ग कुछ संस्कृत वाला हो गया हम लोग का, ठीक है ना। किसका हो गया, संस्कृत वर्ड का जो उपसर्ग है वो हमारा हो गया। अब आप लोग हिंदी का उपसर्ग लिख लें, हिंदी का उपसर्ग, संस्कृत वाला हो गया ना, अब कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, बस ये लिखवा के छोड़ दें क्लास। हिंदी उपसर्ग लिखो, हिंदी उपसर्ग लिखो, अन, अन, अन मतलब होता है रोकना, रोकना, मना करना, पहला हो गया इसका अन। दूसरा लिखो अध, 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 आधे, अपूर्ण, आधे, अपूर्ण। तीसरा ऊन, ऊन, उनका होता है एक कम, एक कम।
बे, बे नहीं, बे कर दो। औ से औरत वाला होता है ना, औ, उसको ब्रैकेट में ऐसे औ भी लिख सकती है, औ का होता है मना करना, इसका भी होता है मना करना। पांचवा लिखो, दू, द पे छोटा ऊ का मात्रा दू, दू का होता है हीन बुरा, हीन और बुरा। छठवा, नी, छोटी नी, नी का होता है अभाव, अभाव विशेष, विशेष और निषेध, निषेध। सातवां, विन, बीन, बिन, बिन का होता है निषेध, निषेध। आठवां, भर, 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 ठीक पूरा, इसका होता है ठीक पूरा। आठवां, सब याद कर लेना तुम लोग। आठवां, कु, कु, छोटा हो का मात्रा रहेगा, बुरा, बुरा। इतना ही हम लोग नेक्स्ट क्लास कल सुबह मिलते हैं, फिर देखते हैं, कल छुट्टी होगा तो कल क्लास फिर चलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।